हेलो स्टूडेंट्स, क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है। एक बार जल्दी मुझे कमेंट करके बता दीजिए कोई बच्चा जिसको मैं नजर आ रही हूँ। चलो, रिशु ने बताया गुड इवनिंग मैम, क्योंकि अभी तक सबके कमेंट आ रहे थे गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। तो मैं सर नहीं मैम हूँ। जल्दी से बताओ कि आप लोगों को क्या ये मैं दिख रही हूँ। हाँ, अब आ गया ना मैम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। गुड इवनिंग सभी को, सभी को नमस्कार। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी लोगों की तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से अपने नोट्स बना रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। एम आई राइट? काफी बच्चे आ गए। अमित, शमा, योग, राधा, कोमल। कैसे हो भाई सभी? रेनू, सुनीता, आप लोगों की फर्स्ट क्लास है क्या? बताओ। आज आप फर्स्ट क्लास ले रहे हो मेरे से? जबी तो। सभी हैं बेटा, सभी हैं। इसका मतलब ये नहीं मैंने किसी का नाम ले लिया तो। देखो बेटा, फर्स्ट क्लास है। अच्छा, काफी बच्चों की आज मुझे लग रहा है फर्स्ट क्लास है। सबके कमेंट मुझे दिखते हैं और मैं एकदम बढ़िया हूं, क्योंकि कमेंट्स इतने सारे आ रहे हैं। मैं तो एक पढ़ती हूँ, इतने वो इतने मूव कर जाता है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बार मैथ्स पेडागोजी में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। मैथ्स पेडागोजी में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। देखो, मैथ्स जो आप लोगों को बहुत अच्छे से होने चाहिए। मैथ्स पेडागोजी। ठीक है। मैथ्स पेडागोजी के कुछ टॉपिक हमें बहुत जरूर करने हैं, क्योंकि वो पेपर में आते हैं। पहला टॉपिक है भाई आप लोगों का मैथ्स का नेचर। मैथ्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। गणित का कैसा नेचर और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा, मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स होते हैं। टीचर सेंटर्ड होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। कुछ स्पेशल मेथड के होते हैं वो भी आए, मैथ्स के होते हैं वो भी आते हैं। फिर हमें पढ़ना है वैन हीले। वैन हीले का ज्योमेट्रिक। वैन हीले का ज्योमेट्री। वैन हीले की ज्योमेट्री हम इसमें पढ़ेंगे, जरूर आता है क्वेश्चन। फिर आता है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड से जरूर आता है कोई विशेष प्रकार का बच्चा है उसको आप किस तरीके से बेटर पढ़ा सकते हो। कोई मेंटली डिसेबल्ड है, कोई आईज किसी की वीक है, ठीक है, और किसी की भाई कोई बोलने में असक्षम है, तो किस बच्चे को आप किस तरीके से पढ़ा सकते हो। ठीक है। बेटा हिंदी में भी तो है। अच्छा, शिक्षण साधन लो। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखती हूँ। शिक्षण साधन पढ़ेंगे हम दोनों ही भाषाओं में, डरो मत। वैन हिले का ज्यामितीय मेथड्स होते हैं, विधियां। गणित का नेचर। नेचर यानी कि प्रकृति एवं विशेषताएं। प्रकृति एवं विशेषताएं आती हैं कई बार मैथ्स की। ठीक है। और मेथड्स हैं, वैन हीले है, टीचिंग मेथड्स के टीचिंग एड्स आते हैं कई बारी। फिर आते हैं भाई टीचिंग मैगजिम्स। टीचिंग मैगजिम्स होते हैं।
फिर आपका इसमें आता है इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन एवं मूल्यांकन, आकलन एवं मूल्यांकन, ठीक है। शिक्षण सूत्र, ठीक है। इसमें कई बार क्वेश्चन आप लोगों का आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी समावेशी शिक्षा, और एक टॉपिक है ये लर्निंग डिसएबिलिटी, लर्निंग डिसएबिलिटी, अधिगम अक्षमताएं, अधिगम अक्षमताएं। अच्छा, बार बार डिस्प्ले ब्लर हो रहा है। हम्म, अब बताओ क्लियर है? सपना, अच्छा। हैप्पी बर्थडे बेटा सपना, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप जो चाहते हो आपको जीवन में वो मिले, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करना और अपना सिलेक्शन एज अ टीचर जरूर लेना, ठीक है गौरव। चलो बेटा कर लेते हैं। लर्निंग डिसएबिलिटी, अधिगम अक्षमताएं क्या होती हैं वो भी पढ़ेंगे। इसमें एक आता है एनसीएफ, एनसीएफ 2005 एंड आरटीई एक्ट 2009, एनईपी 2020, एक आता है टॉपिक करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम, और एक और टॉपिक है लर्नर फ्रॉम डिसएडवांटेज होम, या फर्स्ट जनरेशन लर्नर भी बोल सकते हैं। प्रथम पीढ़ी के बालक, ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। चलो ब्लैक पेन कर लेती हूँ, ये आप सही कह रहे हो। एक मिनट रुको, मैं एक चीज और करती हूँ। एक बार, अच्छा दीपक का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बेटा दीपक, आपको भी लंबी उम्र दे भगवान, अच्छे से आप पढ़ाई करो, सक्सेसफुल हो, जो आप चाहते हो वो आपको मिले। अच्छा, अब क्लियर दिखाई दे रहा है? क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? अब देखो, क्लियर दिखाई दे रहा है? मैं भी चेक कर लेती हूँ, मैं भी चेक करती हूँ अपने फोन में ना।
क्लियर तो है भाई? सबके कमेंट्स हैं बेटा, सबके हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। आप ये उतार लो इतने, आप ये उतार लो। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। विधियां, विधियां पढ़ेंगे हम, ठीक है। विधियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, एक टीचर सेंटर्ड होती है। एक होती है टीचर सेंटर्ड मेथड, यानी कि अध्यापक केंद्रित विधि, पहला। दूसरा है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, बाल केंद्रित विधि। कुछ होते हैं टीचर सेंटर्ड, कुछ होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड। देखो इनमें फर्क क्या होता है। टीचर सेंटर्ड का मतलब होता है जिसमें टीचर एक्टिव होगा, टीचर तो होगा एक्टिव और स्टूडेंट होगा पैसिव, यानी कि मेन रोल टीचर का है। मेन रोल किसका है इसमें? टीचर का। बच्चा कुछ एक्टिविटी इसमें नहीं करता, बस वो पैसिव बैठ के सुनता है चीजों को, ठीक है। और ये कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे इसमें एक और मेथड लिखो। इसमें दो ही मेथड आते हैं,
पहला तो है लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्या विधि, व्याख्या विधि। लेक्चर मेथड एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि। सिर्फ दो ही मेथड टीचर सेंटर्ड है, सिर्फ लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ही क्या है, टीचर सेंटर्ड। और जितने भी बच्चे इसके बाद वो सब चाइल्ड सेंटर्ड हैं। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब होता है, देखो चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये नहीं है कि टीचर पैसिव स्टूडेंट एक्टिव। अब मेन रोल तो स्टूडेंट का है, पर बोथ एक्टिव होंगे, बोथ आर एक्टिव, टीचर और स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों सक्रिय रहेंगे, एक्टिवली प्ले करेंगे, यानी कि टीचर और बच्चे मिलकर एक्टिविटीज करेंगे, बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे, टीचर भी। ठीक है, चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। आज जो मैथ्स में 3-4 पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे और टीचर सेंटर्ड। पहले पढ़ते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड। पहले कौन सा मेथड है भाई, टीचर सेंटर्ड मेथड, अध्यापक केंद्रित विधि, अध्यापक केंद्रित विधि। अध्यापक केंद्रित विधि जो होती है वो होती है टीचर सेंटर्ड। इसमें पहला मेथड है, इसमें मैथ्स के टीचिंग मेथड पढ़ेंगे, ईवीएस में ईवीएस के पढ़ने, इंग्लिश में इंग्लिश के। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा तो मैं लिख रही हूं। ठीक है, पहला मेथड आएगा लेक्चर मेथड, यानी व्याख्या विधि, व्याख्या विधि। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, लेक्चर मेथड ये तो एक सबसे पुराना मेथड है, पुराना, क्लासिकल। कई बार पूछा जाता है सबसे पुरानी विधि कौन सी होती है, लेक्चरर विधि होती है। इसको फ्रंटल मेथड, ठीक है, इसको फ्रंटल मेथड भी बोला जाता है, फ्रंटल मेथड। यानी कि फ्रंटल मेथड इसलिए बोला जाता है कि टीचर फ्रंट में खड़े होकर सारी चीजें बताता है। इसको चॉक एंड टॉक मेथड भी बोला जाता है, चॉक एंड टॉक मेथड भी बोला जाता है। टीचर बोलता है और लिखता है बस। ठीक है, ठीक है भाई, क्या हो रहा है, ये पुराना सबसे पहला मेथड है, सबसे पुराना मेथड है। इसको फ्रंटल मेथड भी बोला जाता है, इसको चॉक एंड टॉक मेथड भी बोला जाता है। अब ये जो मेथड है ये पढ़ाए, इस मेथड का प्रयोग किया जाता था सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए। दिस मेथड इज यूज फॉर टीचिंग सोशल स्टडी, सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन के लिए इस विधि का प्रयोग होता था।
ठीक है। अब इस मेथड के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं। लाभ, मेरिट्स, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। लाभ भी है, डीमेरिट्स, हानि। दोनों हर चीज, हर मेथड में सारी चीजें होती हैं। लाभ क्या है? कम समय लगता है, समय, कम समय लगता है, कम खर्च होता है, इसमें खर्च भी कम होता है, यानी कि टाइम सेविंग एंड मनी सेविंग मेथड है। क्या है? टाइम सेविंग एंड मनी सेविंग मेथड है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार हम लेक्चर मेथड का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें कम समय में ज्यादा सिलेबस करना होता है। जब हमें कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर करना होता है, इस मेथड का प्रयोग करते हैं। प्रयोग, कम समय में ज्यादा सिलेबस बस कवर करना होता है। जब हम कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर करते हैं, ठीक है, तो इस मेथड का प्रयोग करते हैं, वरना इस मेथड को कोई प्रयोग नहीं करता, सबसे बोरिंग होता है। क्यों? क्योंकि लेक्चर सुनना किसी को भी पसंद नहीं है। लेक्चर सुनना किसी को भी पसंद नहीं है। यानी कि देखो बेटा, मैं कुछ चीजें बोल दूंगी, आप समझ सकते हो। टाइम एंड मनी सेविंग मेथड, एंड दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू कवर मोर सिलेबस इन लेस टाइम। जब हमें ज्यादा सिलेबस को कम समय में पूरा करना होता है, तो इस मेथड का प्रयोग करते हैं। और जब ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है, लार्ज ऑडियंस, लार्ज ऑडियंस, ज्यादा लोगों को पढ़ाते हैं, ज्यादा लोगों को पढ़ाते हैं, तब इस मेथड का प्रयोग होता है। इसकी हानि ज्यादा है। इसकी क्या है? हानि ज्यादा है। एक तो पहली हानि ये है, ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। अमनोवैज्ञानिक, नॉन साइकोलॉजिकल मेथड है। जहां पर भी नॉन साइकोलॉजिकल आ गया है, बच्चे के अनुसार नहीं है, बच्चे के अनुसार ये विधि नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये इंटरेस्ट नहीं, इससे बच्चे को समझ में नहीं आता, कम रुचिकार है। बच्चों को रुचि नहीं आती, बच्चों को समझ में भी नहीं आता। ये बड़े बच्चों के लिए है और हायर क्लासेस। इस विधि का प्रयोग बड़े बच्चों के लिए कर सकते हैं, छोटों के लिए तो हम इसका प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी डीमेरिट्स ज्यादा है। इससे जो ज्ञान बच्चा लेता है वो परमानेंट नहीं हो पाता। ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता। ठीक है। पहला मेथड है ये। हाँ जी बेटा, देखो जो भी कई बच्चे पूछ रहे हैं, मैम ये पहली क्लास है, ये मैथ्स पेडागोजी की पहली क्लास है। ये बाइलिंगुअल चलेगी, हिंदी और इंग्लिश में चलेगी। क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले कंटेंट करेंगे। क्लियर है? ओके। और देखो मैं दोनों ही भाषाओं में लिख रही हूं, तो जो बच्चा बार बार कह रहा है मैम प्लीज राइट इन हिंदी, राइट इन इंग्लिश, तो बेटा कुछ चीजें तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। चलो एक बार जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। अब हम पढ़ते हैं दूसरी विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सेकंड मेथड है भाई, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि है। ये विधि
सुनो, देखो और समझे के सिद्धांत पर आधारित है। सुनो, देखो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि टीचर सामने खड़ा होकर बताएगा, बच्चे सुनेंगे, देखेंगे और खुद समझेंगे अपने आप। ठीक है। नेक्स्ट, पहला पॉइंट तो ये है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन लिसनिंग, सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चा देखेगा, सुनेगा और खुद समझेगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, टीचर बच्चों के सामने प्रयोग करके दिखाता है, बच्चे रुचि के साथ सुनते हैं। ठीक है। इस विधि का प्रयोग, इसके लाभ और हानि से कई बार आता है। लाभ यानी कि मेरिट्स, दूसरा है डीमेरिट्स, हानि। लाभ और हानि है भाई। ठीक है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। पहली मेरिट इसकी ये है, टाइम एंड मनी सेविंग, समय और धन की बचत होती है। इस मेथड का प्रयोग जब किया जाता है जब चीजें बहुत महंगी होती हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन इक्विपमेंट इज कॉस्टली। बहुत सारी चीजें ना बहुत कॉस्टली हो जाती है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो टीचर क्या करता है, प्रदर्शन चार्ट से पढ़ा देता है, वीडियो से पढ़ा देता है, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, सीख जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, ऑक्यूपेशनल स्किल का डेवलपमेंट कौन से मेथड से होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से। ऑक्यूपेशनल स्किल यानी कि व्यावसायिक कौशलों का विकास होता है। कौन से कौशलों का विकास होता है, डेमोन्स्ट्रेशन से ऑक्यूपेशनल स्किल। इसकी डीमेरिट क्या है, ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, अध्यापक केंद्रित विधि। टीचर सेंटर्ड मेथड है यानी कि अध्यापक केंद्रित विधि है। बच्चों वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेस इफेक्टिव, कम प्रभावशाली। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर हायर क्लासेस। उच्च क्लासेस के लिए इस मेथड का प्रयोग होता है। हाँ भाई, बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल भी रही हूं, लिख भी रही हूं, तो कुछ चीजें जैसे मैंने लिखा नहीं, टाइम एंड मनी सेविंग, तो आप खुद भी लिख सकते हो, समय और एवं धन की बचत, क्योंकि मैं ये बोल भी रही हूं। ठीक है। अच्छा, काफी बच्चे बड़े इंटरेस्ट है मैडम का नाम जानने में। आप लोगों को नाम जानना है? सारे बच्चे, मैम आपका नाम क्या है, आपका नाम, बेटा पढ़ लो। ठीक है। चलो एक बार जल्दी से मैसेज करो। इक्विपमेंट का मतलब होता है साधन। इक्विपमेंट का मतलब होता है साधन। कई बच्चे पूछ रहे हैं मैम आज आपका नाम बता दो, नाम बता दो। नाम है मेरा प्रीति टोकस। ठीक है। तो आप लोग मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, और यूट्यूब पर मेरा खुद का चैनल है टीचिंग वायर के नाम से, वहां पर। फ्रंटल का मतलब होता है
सामने खड़े होकर दिखान बोलना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। आज के जो भी मेथड्स होते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, बाल केंद्रित विधि, बाल केंद्रित विधि। ठीक है, तो डेली नहीं होगी क्लास। मंडे से शायद, भाई मंडे का पता करना पड़ेगा आप लोगों को कि मंडे की छुट्टी है या नहीं है, मैरी क्रिसमस है तो उसका देखना पड़ेगा। बहुत और जो भी मेथड बचे वो चाइल्ड सेंटर्ड है। अब चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब होता है कि दोनों एक्टिव, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर एक्टिव। टीचर भी पार्टिसिपेट करेगा, बच्चा भी पार्टिसिपेट करेगा, बच्चा भी सक्रिय होगा, टीचर भी, और सारी चीजें बच्चे के अनुसार होंगी, पर पढ़ाएंगे बच्चे के अनुसार, मेथड बच्चे के अनुसार, टीचिंग एड्स बच्चे के अनुसार। ठीक है, नेम है भाई टीचिंग वायर, अभी सब्सक्राइब कर लो, 9:30 बजे उस पे भी क्लास है, ले लेना। ठीक है, टीचिंग वायर के नाम से है यूट्यूब चैनल। अब देखते हैं बाल केंद्रित विधि जो मैथ्स में आती है। देखो सबसे पहली है प्ले वे मेथड, प्ले वे मेथड, खेल विधि। बताओ खेल विधि के दाता कौन है, ये क्वेश्चन आता है। खेल विधि के दाता है, बताओ। फ्रोबेल। फ्रोबेल कहां के निवासी हैं, जर्मन के। ठीक है, फ्रोबेल कहां के निवासी हैं, जर्मन के। दूसरी मेथड पढ़ो भाई। अब पढ़ते हैं इंडक्टिव मेथड। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, यहां से क्वेश्चन 101% आएगा, 2 नंबर के। देखना आप, 2 मेथड हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इसको दिया है, इस मेथड को दिया है फ्रांसीसी बेकन ने। कई बुकों में इसका नाम लिखा है भाई, फ्रांसीसी बेकन की जगह कई बुकों में नाम लिखा है कि इंडक्टिव मेथड दिया किसने, अरस्तु ने। इंडक्टिव मेथड अरस्तु ने नहीं दिया। ये क्वेश्चन देखो 3 तरीके से आता है। इंडक्टिव मेथड किसने दिया है, बेकन ने। डिडक्टिव मेथड किसने दिया है, अरस्तु ने। क्वेश्चन आए इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड किसने दिया है, तो नाम आएगा अरस्तु ने। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब देखते हैं इसमें। देखो क्या होता है, टीचर बच्चों से उदाहरण ले लेकर नियम स्थापित करता है। टीचर बच्चों से उदाहरण ले लेकर नियम स्थापित करता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एग्जाम्पल टू रूल। इसके 4 नियम कर लो। एग्जाम्पल टू रूल यानी कि उदाहरण से नियम। देखो अब मैं उदाहरण लू बच्चों से, ये पेन है, ये टेबल है, ये चेयर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, ये बोर्ड है, ये कैमरा है। ये सारी चीजें चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, ग्रो नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, खा नहीं सकती। तो ये जो चीजें नहीं कर सकती ऐसे काम, उनको बोला जाता है क्या, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल टू रूल आ गया ना, बच्चों से एग्जाम्पल लेकर नियम स्थापित कर दिया। अब जो होते हैं बच्चों को पता होते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं हम, इसमें जरूर लिख लेना, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात का मतलब होता है बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर उसको आगे का कंसेप्ट पढ़ाना। अगर हम कोई कंसेप्ट बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता करो, फिर आगे पढ़ाओ। जो बच्चों को पता है उससे जो नहीं पता है वो पढ़ाओ। ठीक है,
तीसरा क्या होता है भाई, एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो कॉन्क्रीट होते हैं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त है ये वाला मेथड। देखो जो भी एग्जाम्पल मैंने दिया, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, बोर्ड, कैमरा, मार्कर, ये मूर्त है ना, यानी कि मूर्त है, इनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इनका रंग रूप आकार है। ठीक है। लास्ट स्पेसिफिक टू जनरल होता है ये, स्पेसिफिक टू जनरल। देखो रूल कैसे होते हैं, जनरल होते हैं ना, सभी के लिए एक जैसे, एग्जाम्पल सब अपना स्पेसिफिक दे सकते हैं। ठीक है, हर बच्चा अलग अलग एग्जाम्पल दे सकता है, उससे हम जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर है ये मेथड, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है भाई, अनेक समस्याओं का एक हल दिया जाता है, लिख लो, अनेक अनेक समस्याओं का एक हल, सिंगल सॉल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम्स, अनेक समस्याओं का एक हल देना। ठीक है, और देखो इस मेथड का प्रयोग किया जाता है ड्राइंग कंक्लूजन, ड्राइंग कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालने के लिए। निष्कर्ष निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, निष्कर्ष देना है, जनरलाइज के लिए, जनरलाइजेशन के लिए, यानी कि सामान्यीकरण। अभी बताती हूं कैसे, नियम स्थापित करने के लिए, नियम स्थापित करने के लिए, एस्टैब्लिश रूल, नियम को स्थापित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखो जो बच्चा अनेक समस्याओं का एक हल देता है, ऐसे आ रहा है ना एक की तरफ अंदर, इसे बोला जाता है विद इन बॉक्स थिंकिंग, विद इन बॉक्स थिंकिंग, एक तरीके से। ठीक है, नहीं बेटा इतने सब्सक्राइबर तो नहीं है, 88,000 अभी हुए नहीं है। ठीक है, अभी तो कुछ ही सब्सक्राइबर बढ़े हैं। मैं भी चेक कर लेती हूँ। हम्म, देखो ये क्वेश्चन यहीं से आएंगे, नियम स्थापित करने के लिए। देखो क्या है, हम बच्चों से अनेक समस्या का एक हल बच्चे देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का एक, जैसे हम लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं, डिस्कशन के बाद कंक्लूजन निकालना, कंक्लूजन एक निकलता है, इस मेथड का प्रयोग कंक्लूजन निकालने के लिए किया जाता है। जनरलाइज कर देना, एक अध्यापक क्लास में डिस्कशन करने के बाद जनरलाइज कर रहा है, चीजों का सामान्यीकरण, कंक्लूजन दे रहा है। और देखो रूल, एग्जाम्पल से रूल बनाया है ना, इसलिए इसको बोला जाता है नियम स्थापित किया जाता है। कई बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन कि नियम कौन से मेथड से स्थापित होता है, इंडक्टिव से।
ठीक है, चलो अब लास्ट में देखते हैं जो ये मेथड है सिंगल सॉल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम, ये जो होता है इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कई बार पेपर में आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है अनेक समस्याओं का एक हल। अभी सारी चिंतन, बहुत चीजों का एक सॉल्यूशन देना। और कन्वर्जेंट थिंकिंग किस बच्चे में पाई जाती है? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में ये थिंकिंग पाई जाती है। ये क्लियर है तो एक बार जल्दी बताओ बेटा। सामान्य से विशिष्ट नहीं है, ये विशिष्ट से सामान्य है बेटा, ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है। अब मैं रिपीट कर देती हूं, इंडक्टिव मेथड वो मेथड है जिसमें अध्यापक बच्चों से डिस्कशन करके नियम स्थापित करता है। इस मेथड के 4 नियम हैं। एग्जाम्पल टू रूल, टीचर बच्चों से एग्जाम्पल लेता और नियम स्थापित करता है। बच्चों नोन टू अननोन, बच्चों को जो चीज पता है, एग्जाम्पल बच्चों को पता होता है वो जानकर वो चीजें पढ़ाता है जो बच्चे को नहीं पता है। कंक्रीट टू स्पेसिफिक, इस मेथड में टीचर कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है क्योंकि उदाहरण होते हैं कंक्रीट और रूल होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक टू जनरल, उदाहरण स्पेसिफिक होते हैं, जनरल होते हैं रूल्स। इसमें अनेक समस्याओं का एक हल दिया जाता है, इससे निष्कर्ष दिया जाता है, जनरलाइज किया जाता है, नियम स्थापित किया जाता है। इस टाइप की थिंकिंग को बोला जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, ये इंटेलिजेंट बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, और इन विद इन बॉक्स थिंकिंग के लिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, चलो भाई ये क्लियर है। और इसके लाभ देखते हैं। लाभ, इस मेथड का प्रयोग होता है छोटी कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग। दिस मेथड इज यूज्ड इन प्राइमरी क्लासेस, इस मेथड का प्रयोग प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है। इंटरेस्टिंग मेथड है, साइकोलॉजिकल मेथड है, जहां पर भी वर्ड आएगा ना साइकोलॉजिकल, यानी कि बच्चों के अनुसार है, बच्चे के अनुसार। साइकोलॉजी वर्ड का मतलब होता है बच्चे के अनुसार। ठीक है, छोटी कक्षाओं में होता है और इससे ज्ञान स्थायी हो जाता है। नॉलेज बिकम्स परमानेंट, नॉलेज बिकम्स परमानेंट, नॉलेज बिकम्स परमानेंट। ठीक है, दूसरी है इसकी हानि। हानि कम है इस मेथड में, बस इसमें हानि ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। टाइम कंज्यूमिंग, समय अधिक लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, समय अधिक लगता है। समय अधिक लगता है तो समय से सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। बच्चों से ये एग्जाम्पल ले लेकर नियम बनाते रहे तो पढ़ाएंगे कब? तो नियम स्थापित नहीं हो पाता। मतलब कि हर टॉपिक के लिए ये यूजफुल नहीं है, हर टॉपिक के लिए उपयोगी नहीं, यानी कि हर सब्जेक्ट को इस मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता। सिलेबस समय से पूरा नहीं हो पाता है, सिलेबस समय पर नहीं हो पाता, पूरा नहीं हो पाता है समय से। ठीक है, ओके। चलो, क्लोज एंडेड का मतलब होता है जिसमें एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन का एक आंसर होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, एक ही डेट है। हर बच्चा अपने अपने अनुसार उत्तर नहीं दे सकता। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूं,
4 नंबर की एक संख्या बनाओ जिसमें 2 बार तो 4 आए और 2 बार 5 आए। ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? बताओ। एक आप ऐसी नंबर बनाओ 4 नंबर की, 4 अंकों की एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें 2 बार तो 4 आए, 2 बार 5 आए। बताओ ऐसी नंबर। ऐसा हर बच्चा अलग अलग बता सकता है ना। पहले शुरू में 5, फिर 5, फिर 4 4, पहले 4 5 4 5, 5 4 5 5। तो हर बच्चे का आंसर देखो अब अलग अलग आ रहा है हर बच्चे का। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लोज एंडेड। ये हो गया क्लोज एंडेड। हाँ वेरी गुड। नहीं सॉरी, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड है ये क्वेश्चन, क्योंकि हर बच्चे का आंसर देखो अलग अलग आ रहा है। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ। इसके 10-12 आंसर बन जाएंगे, ठीक है। परंतु अगर मैं पूछूं 4 नंबर की एक ऐसी संख्या बनाओ जिसमें 2 बार 4 आए, 2 बार 5, और सबसे बड़ी संख्या बनाओ। सबसे बड़ी एक ही होगी, 5 5 4 4। सबसे बड़ी संख्या एक ही होगी, या सबसे छोटी या सबसे बड़ी पूछ ली तो क्लोज एंडेड हो गया, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आता है दूसरा, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव और बिल्कुल उसके अपोजिट है निगमन विधि। निगमन विधि, अगर वो 4 नियम याद कर लिए तो ये हो जाएगी। अरिस्टोटल, अरस्तु ने ये विधि दी है, ठीक है। अरस्तु ने ये विधि दी है। डिडक्टिव मेथड सेकंड है ये। थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं आई थिंक हम इसका, चाइल्ड सेंटर। ये होती है रूल टू एग्जाम्पल। रूल कैसे होते हैं बच्चों को नहीं पता होते हैं। अननोन टू नोन। रूल जनरल होते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। रूल अननोन और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। इन चारों में से जरूर एक क्वेश्चन आते हैं, आप उसका याद कर लोगे, इसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो मैं आपसे बोलूं नॉन लिविंग थिंग के उदाहरण दो, हर बच्चा अलग अलग दे देगा। रूल से उदाहरण देना तो आंसर बहुत सारे हो जाते हैं। एक बच्चा एक क्वेश्चन के अनेक आंसर दे सकता है। डाइवर्जेंट कर रहा है। मैनी सॉल्यूशन ऑफ अ सिंगल प्रॉब्लम। एक समस्या के अनेक हल, एक समस्या के अनेक हल, ठीक है। इसको बोला जाता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, अलग अलग आइडियाज पता चलते हैं। जो बच्चा एक समस्या के बहुत सारे हल दे देता है उसे बोला जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन किस प्रकार के बच्चे में पाया जाता है? ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आने वाला है। ये क्वेश्चन अपसारी चिंतन क्रिएटिव बच्चे में, क्रिएटिव यानी कि सृजनात्मक बालक में चिंतन पाया जाता है। जो बच्चा क्रिएटिव होता है वो अलग अलग सॉल्यूशन देगा। और जीनियस बच्चे में भी डाइवर्जेंट पाया जाता है। जीनियस, जीनियस बच्चे में कौन सी थिंकिंग पाई जाती है? डाइवर्जेंट। क्रिएटिव में भी डाइवर्जेंट। कई बार पूछा जाता है आजकल डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट किसने दिया? बेटा कोमल चीजें अभी मिक्स हो रही हैं, क्लियर कैसे होंगी? जब आप रिवाइज करोगे बार बार। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड ने यह सिद्धांत दिया है, ठीक है। बस ये याद कर लो, रूल टू एग्जाम्पल। रूल बच्चों को नहीं पता होते, रूल जनरल होते हैं, सबके लिए होते हैं। रूल अमूर्त होते हैं, मैंने तो ऐसे याद किया है, ठीक है। रूल बच्चों को नहीं पता होते, रूल जनरल होते हैं, रूल अमूर्त होते हैं। रूल की साइड ये चीज आएगी तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगी।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कई बार। और क्रिएटिव बच्चे डेवलप करने के लिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन के अनेक आंसर होते हैं। जैसे मैं पूछूं मार्कर का यूज बताओ, व्हाट इज द यूज ऑफ मार्कर, हर बच्चा अलग अलग बता देगा। कोई बोलेगा लिखने का, कोई बोलेगा कलर करने का, कोई बोलेगा खेलने का, कोई बोलेगा सर फोड़ने का, कोई बोलेगा आंख फोड़ने का। ठीक है, हर बच्चा अलग अलग उत्तर दे देगा। तो ये हो जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे मैंने पूछा था 4 नंबर की एक ऐसी संख्या बताओ जिसमें 2 बार 4 आए 2 बार 5, तो देखो कितने सारे आंसर बन रहे हैं। 4 4 5 5, 4 5 4 5, 5 4 5 4, 5 5 4 4। ठीक है, 4 5 5 4, 5 4 4 5। ठीक है, और भी 1 2 बन जाएंगे, तो 8 9 आंसर बन रहे हैं ना। तो ये ओपन एंडेड हो जाएगा। अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन को 4 नंबर की एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या बनाओ जिसमें 2 बार 4 आए 2 बार 5 आए, हाँ बिल्कुल अपोजिट है ज्योति, ये बिल्कुल आपने सही पहचाना, बिल्कुल अपोजिट है किसके? इंडक्टिव डिडक्टिव के। एक को याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, अब इसके यूजेस देखते हैं। मेरिट्स, एक तो चाइल्ड सेंटर्ड है, और ये उच्च क्लास हाई क्लासेस के लिए 6 to 8 क्लास के लिए यूज होती है, 6 to 8 क्लास के लिए यूज ज्यादा होती है। इसकी यही है मेरिट्स। अब 34वां मेथड पढ़ेंगे, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड ये किसी ने दिया नहीं है, विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि, इसके 2 नियम पूछे जाते हैं। विषय वस्तु को भागों में तोड़ तोड़ कर समझाना। बेटा लिमिटेड आंसर 10 12 ही होते हैं टोटल मिलाकर, हर चीज के पॉइंट 10 12 ही होते हैं। ठीक है, जिसका आंसर सिर्फ 1 या 2 होते हैं वो आंसर होता है क्या? ये वाली क्लोज एंडेड। जिसके 2 से ज्यादा हो गए ना वो ओपन एंडेड हो जाएगा। रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव क्लास है। एनालिटिकल में होता है सब्जेक्ट मैटर आर टोट बाय डिवाइडिंग इन पार्ट्स। विषय वस्तु को भागों में बांटकर समझाया जाता है। सब्जेक्ट मैटर आर टोट बाय डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट्स। इसके 2 नियम से आते हैं, फॉर्मूले याद कर लो। फॉर्मूले, होल टू पार्ट, होल टू पार्ट। जब बच्चों को नहीं पता तो पार्ट्स में जाया जाता है, यानी कि पूर्ण से अंश। ठीक है, दूसरा है अननोन टू नोन। ये 2 ही नियम आते हैं बस, यानी कि अज्ञात से ज्ञात है ये विधि, अज्ञात से ज्ञात। जैसे पहले बच्चों को फ्लावर दिखाए, फ्लावर के बाद उसके पार्ट समझाए। ठीक है, इंडक्टिव मेथड में बेटा अभिसारी चिंतन होता है, चंदन अभिसारी, रिकॉर्डेड भी होगी ये। होल टू पार्ट, पहले बच्चे को पूरा समझाना फिर पार्ट्स में जाना। होल बच्चों को नहीं पता होते, पार्ट्स में जाता है बच्चा समझने के लिए। बस ये पहले विषय वस्तु को तोड़ा जाता है फिर जोड़ा जाता है, पहले एनालिटिकल किया जाता है फिर सिंथेसिस किया जाता है। ठीक है, लास्ट लास्ट है भाई मेथड, संश्लेषणात्मक विधि। संश्लेषणात्मक विधि ये बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, विषय वस्तु को जोड़ जोड़ कर पढ़ाना,
विषय वस्तु को जोड़कर पढ़ाना। देखो, पहले एनालिटिकल होता है, फिर सिंथेसिस, पहले तोड़ा जाता है फिर जोड़ा जाता है। ठीक है दुर्गेश, बेटा क्या हुआ दुर्गेश, कोई दिक्कत है? इसके दो फॉर्मूले बिल्कुल उसके अपोजिट, पार्ट टू होल, यानी कि पूर्ण से अंश। तीसरा है दूसरा है इसमें नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, चलो बेटा, सबको अच्छा लगा पढ़कर? बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम प्रीति टोकस है। आप लोग मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे ढूंढ सकते हो, और आप मुझे फेसबुक पे ढूंढ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर प्रीति टोकस के नाम से ढूंढ सकते हो। ठीक है। हाँ बेटा, विपिन डिडक्टिव अपर प्राइमरी के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही आपने पहचाना। लो भाई, सरोज, देखो मेरा नाम है प्रीति टोकस। कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मैसेज मुझे कर सकते हो। और टीचिंग वायर मेरा चैनल है, यूट्यूब टीचिंग वायर, अब वहां पर भी मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। आज देखो हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। पहले तो हमने देखा है मैं क्या क्या टॉपिक्स पढ़े जाएंगे। फिर मेथड होते हैं टीचर सेंटर, चाइल्ड सेंटर्ड। टीचर सेंटर में दो ही मेथड आते हैं, लेक्चरर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, फिर आता है चाइल्ड सेंटर्ड। सबसे पहला मेथड है प्ले वे, फ्रोबेल ने दिया है, जर्मनी के निवासी हैं। फिर आता है इंडक्टिव मेथड, बेकन ने दिया है। इसके लाभ और हानि, इसके उल्टा डिडक्टिव। ये फॉर्मूले जरूर कर लेना, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, कि मेरिट और डिमेरिट। फिर एनालिटिकल और सिंथेसिस, ये हमने 5 मेथड्स करे हैं, हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। किसी को कोई अंश से पूर्ण, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी आप लोगों को पीडीएफ। आप लोगों को इसकी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, क्या हुआ बेटा कविता, दिक्कत है कोई? आप यहाँ पे भी पढ़ोगे तो वही चीज आपको वहां पे मिलेगी। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी, कल संडे है, कल सिर्फ टीचिंग वायर पर क्लास होगी 9:30 बजे। क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, दोनों क्लासेस में हम लिख रहे हैं, कल क्लास नहीं होगी। हाँ सॉरी, अंश से पूर्ण होगा, इसको सही करो भाई, अंश से पूर्ण। ठीक है, चलो बेटा, आपका 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा सारा सिलेबस। ठीक है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंटली अपना काम करो। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।